नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों के बाद मतलब पूरा सेकंड टर्नओवर खत्म होने के जस्ट पहले अचानक नागपुर पहुंचे थे, रात में रुके थे। और राजीव रंजन सिंह जी ने नागपुर से खुलासा किया था कि उस रात में क्या किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किनसे मिले थे, आखिर संघ के नेताओं ने दूरी क्यों बनाई, गडकरी क्यों नहीं आए थे, वो पूरा खुलासा किया था। उसी तर्ज पर अमित शाह अचानक नागपुर पहुंचे। गडकरी फिर नहीं आए। गडकरी मोदी से मिलने नहीं आए, गडकरी शाह से नहीं मिलने आए। और सारी बात हो रही है नागपुर में। वो नागपुर जहां मोहन भागवत बैठते हैं, वो नागपुर जहां संघ के सारे बड़े लोग बैठते हैं, वो नागपुर जहाँ के गडकरी सांसद हैं। माजरा है क्या? क्या संजय जोशी का नाम आगे बढ़ने से मोदी शाह बेचैन हो गए? अब तो अखबारों में भी खबर छपने लगी कि संजय जोशी भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ये खबर कितना बेचैन कर रही होगी मोदी जी को, सोचिए। जीवन की आखिरी राजनीतिक पारी है उनकी। 75वां साल शुरू हो गया। उम्र के इस पड़ाव पर आकर कोई कहे कि संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, ये कल्पना ही उनको कब कभी चढ़ा देती होगी। लेकिन ये राजनीति है, बड़ी निर्मम है, किसी को छोड़ती नहीं है। तो क्या है हालात, क्या है खेल, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है? चलते हैं सीधे नागपुर राजीव रंजन जी के पास। बहुत शानदार विश्लेषण रहता है, उनसे बातचीत करते हैं और इस पूरी राजनीति की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते हैं राजीव रंजन की बात। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन जी आपका। मुझे वो दिन याद है कि जब आपने खुलासा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों में पहली बार रुके हैं नागपुर में। और आपने ही हमारे शो में खुलासा किया था कि गडकरी मिलने नहीं आए उनसे। और ये बात भी थी कि कारण क्या है, संघ के तालमेल के लिए या क्या संघ को मनाने के लिए मोदी जी रुके हैं। क्योंकि हम नागपुर में रहते हो, नेटवर्क आपका बहुत अच्छा है नागपुर में। अब अचानक अमित शाह भी उसी शैली में नागपुर पहुंचे और उसके बीच में पहुंचे जब संजय जोशी का और हमने और आपने जब वीडियो रिकॉर्ड किया था। देश में पहली बार हमने खुलासा किया था कि संजय जोशी का नाम भी चल रहा है भाजपा के अध्यक्ष के रूप में। मैंने वीडियो में यह भी कहा था कि देश के किसी अखबार में, किसी चैनल पे कहीं ये खबर नहीं है, ये 4 पीएम ब्रेकिंग है। उसके बाद तो अखबारों में भी छपी, कई चैनल पे भी चली। अमित शाह अचानक पहुंचे नागपुर। महाराष्ट्र में चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के तुरंत बाद महाराष्ट्र में चुनाव कराना है। अमित शाह नागपुर क्या करने पहुंचे? क्या संजय जोशी के जो कदम आगे बढ़ा रहा है संघ, उसको रोकने पहुंचे? संघ को कोई मैसेज देने पहुंचे? गडकरी जी को कोई मैसेज देने पहुंचे? अमित शाह का अचानक नागपुर पहुंचना क्या संकेत दे रहा है? क्या कुछ पक रहा है संघ और भाजपा के बीच? बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा आपने, पर आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं अपने एक्सपीरियंस को कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने काफी सारी ब्रेकिंग न्यूज जो 4 पीएम पे हमने ब्रेक की थी और जिसको तमाम मीडिया ने कैरी किया 4 पीएम पे आने के बाद में। देखिए, मैं तो प्रिंट का आदमी हूं, आपको पता है संजय जी। प्रिंट में अगर हम कोई न्यूज लेते हैं किसी भी दूसरे सोर्स से, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, एज पर रॉयटर्स, डिस्क्लोज बाय फाइनेंशियल टाइम्स, यानी हम सोर्सेस को कोट करते हैं। पर यूट्यूब की दुनिया बड़ी एक गजब की दुनिया है। यहां पे किसी की भी कोई भी ब्रेकिंग न्यूज कोई दूसरा ले लेता है और कोई क्रेडिट नहीं देता है। मतलब एक जो जर्नलिज्म का एथिक्स है, जो आज तक प्रिंट में मैं देखता आया हूं कि फॉलो हो रहा है, यूट्यूब में कोई रूल्स नहीं है। मतलब कोई भी आपकी न्यूज को उठा लेता है, ब्रेकिंग न्यूज को, आपकी मेहनत, आपके इंटेलिजेंस सोर्सेस पर बड़े बड़े पत्रकार जो आपकी न्यूज को चोरी कर लेते हैं और आपको जरा भी क्रेडिट उसका नहीं देते। तो बड़ी गजब की दुनिया है। खैर एनीवेज, ये मेरा एक्सपीरियंस था, बड़ा अलग टाइप का एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, मैं दर्शकों के साथ शेयर करूं। बहरहाल आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, आपने बहुत ही गजब का सवाल पूछा है संजय जी कि अमित शाह क्या कर रहे थे नागपुर में। और उससे भी बड़ी बात है कि अमित शाह आए पर नितिन गडकरी नहीं आए। ठीक है, कहा ऐसा जाता है कि बताया, कहा क्या जाता है, मैं खुद ही मिला बहुत सारे लोगों से आज। तो देखिए, ये आए हैं रिव्यू मीटिंग करने के लिए। रिव्यू किस चीज की? तो भाई असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र में जो होने वाले हैं उसकी कैसी तैयारी होने वाली है। ठीक है,
परंतु जो अंदर कुछ जो सुगबुगाहट है, जो मुझे इन्हीं लोगों से पता चला, वो ये है कि देखिए एक ये नितिन गडकरी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नागपुर के, उनका नहीं आना एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाता है, खामोशी के साथ एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। देखिए आप एक चीज को समझिए संजय जी, व्हेन आई वाज अ किड दिस वाज अ फ्री कंट्री। यहाँ पे बफोस के मामले में हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के अंदर से सुगबुगाहट हुई और इतने सारे लीडर्स ने विद्रोह किया। वो एक फ्रीडम का एक्सप्रेशन था। वीपी सिंह आए, है ना, अरुण सिंह आए, मतलब ये अलग अलग टाइप के जो लीडर्स हैं इनका उदय हुआ, ठीक है, जो कांग्रेस के साथ में रिलेटेड थे। पर वही चीज जनता दल में हमने देखा, वीपी सिंह के अगेंस्ट पे सुगबुगाहट हुई तो उससे लालू यादव अलग हुए, समाजवादी पार्टी अलग हुई, देवी गौड़ा जी अलग हुए, अलग अलग बहुत सारी पार्टीज बनी, बीजू जनता दल बनी। पर मैं पहली बार भारत में देख रहा हूं कि शीर्ष पे बैठे हुए नेता के खिलाफ बहुत ज्यादा अंदर पार्टी के अंदर में गुस्सा बोल लो या असंतोष बोल लो वो है, परंतु कोई भी खुल के सामने नहीं आ रहा है। अब आप ये बताइए कि रिव्यू मीटिंग के लिए अमित शाह जी किस कैपेसिटी में आए? अमित शाह जी ना तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना वो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, ना वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ी पोस्ट ये करते हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। तो अमित शाह जी किस हैसियत से रिव्यू मीटिंग लेने के लिए नागपुर पधारे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नितिन गडकरी आते तो मुझे समझ में आता, परंतु गजब की बात यह है कि इतने भारी भारी नेता है भाजपा के अंदर में, कोई इस बात पे सवाल नहीं उठा रहा कि भैया ये चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी है, ये कंसेंसस में बिलीव करने वाली पार्टी है, ये सामंजस्य और समन्वय के साथ में जो है वो फैसला लेने वाली पार्टी है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है दो लोगों की कि अपने हिसाब से काम होगा। बट ना तो भारी भारी पॉलिटिशियन इस बात को उठा रहे हैं और ना ही भारी भरकम जो इतने बड़े मीडिया एनालिस्ट लोग हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि भाई ये अमित शाह जी किस हैसियत से पार्टी की रिव्यू कर रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, पार्टी का रिव्यू किया गया आज मीटिंग में, और जैसा मैंने आपको बताया था कल की न्यूज में, परसों की न्यूज में, बहुत सारे लोगों ने फिर उसके बाद उस न्यूज को भी उठाया और इस न्यूज को भी उठाएंगे, इस क्वेश्चन को भी उठाएंगे। देखिए इतने पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अमित शाह क्यों और किस हैसियत से हर राज्य में जाके ये कर रहे? जेपी नड्डा जी का फिर क्या अर्थ है, क्यों वर्किंग प्रेसिडेंट है? तो ये सवाल उठ नहीं रहा है, ये उठाना चाहिए, एटलीस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों ने उठाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे विधायक हैं जिनकी टिकटें कटने का जो है वो बात चल रही है, ठीक है, तो कहीं इलेक्शन के पहले ही बगावत के बिगुल ना बच जाए, ठीक है, उसके लिए भी एक ये था कि भाई उस बिगुल को बजने के पहले ही जो है खामोश कर दिया जाए। अमित शाह जी का आपको स्टाइल मालूम है, क्या स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। तीसरी चीज, एक ये सिग्नल देना चाहते हैं आरएसएस को भी कि देखिए मैं तो आपकी जगह पे आया हूं और मैं पार्टी की रिव्यू मीटिंग ले रहा हूं और आपके चहेते नितिन गडकरी नहीं है इस मीटिंग में। और देखिए जितने बड़े बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, सब हाथ जोड़ जोड़ के मेरे को जो है मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो ये आरएसएस को भी इन्होंने एक हिंट दिया है, एक सिग्नल दिया है। तो कुल मिला के जो है अभी आज वो नागपुर में है, कल वो आगे जाएंगे, संभाजी नगर में जाएंगे, नासिक का भी दौरा करेंगे, अलग अलग जगहों पे वो जाने वाले हैं जो मुझे जानकारी दिया यहाँ पे नेताओं ने। परंतु ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बहुत ज्यादा सुगबुगाहट है कि अमित शाह जी किस हैसियत से, किस कैपेसिटी में रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। वो इस देश के गृह मंत्री हैं, वो अगर नागपुर में आके सीआईएसएफ की मीटिंग लेते, सीआरपीएफ की मीटिंग लेते, होमगार्ड की मीटिंग लेते तो समझ में आता ये नेताओं की मीटिंग वो क्यों ले रहे हैं और नितिन गडकरी इस मीटिंग से क्यों गायब है। जी संजय जी। अच्छा तो बताइए कि नितिन गडकरी को ऐसे तो पता नहीं होगा कि अमित शाह आ रहे हैं, प्रोग्राम होगा, पहले से तैयारी हुई होगी, गडकरी जी क्यों नहीं आए होंगे? क्या गडकरी जी को लगा होगा कि मेरे नागपुर में आके ये मीटिंग लेना, अमित शाह उसकी अध्यक्षता करें, गडकरी सामने बैठे हों, वो भी नागपुर में बैठे हों, ये गडकरी को शोभा नहीं दिया होगा कि भाई मेरा नाम अब अगर मोदी जी हटे तो मेरा नाम प्रधानमंत्री के लिए चल रहा है। तो वो स्वाभाविक कंपटीटर है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ
मोदी के स्वाभाविक कंपटीटर हैं, उसी तरह गडकरी भी मोदी के स्वाभाविक कंपटीटर हैं। तो उनको लगा होगा कि भाई मेरा मेरा तुलना जो है आमने सामने बैठ के होनी चाहिए, बजाय वो मीटिंग ले मैं वहां बैठा हूँ। कारण क्या होगा, गडकरी इस मीटिंग से क्यों गायब रहे होंगे? नागपुर में मोदी जी आए पिछली बार तो गडकरी गायब थे, अमित शाह आए तो गडकरी गायब है। गडकरी का इन दोनों नेताओं से ये दूरी बनाना और खासतौर से नागपुर में दूरी बताना, जहां मोहन भागवत जी रहते हैं, जहां संघ प्रमुख रहते हैं या संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं, वहां पे भी ये क्लियर लाइन दे देना कि हम अलग हैं, ये बीजेपी के अंदर क्या संदेश आता है? नहीं देखिए, गडकरी साहब अलग नहीं रह रहे, इनको अलग रखा जा रहा है, अलग थलग, और ये जान के बार बार जो है ना एक सिग्नल दिया जा रहा है। आप इस बात को समझिए, नागपुर के वो सांसद हैं, नागपुर के सांसद रहते हुए नागपुर में यदि रिव्यू मीटिंग हो रही है, तो अमित शाह आ रहे हैं जो गुजरात में कहीं से सांसद हैं, ठीक है, गांधीनगर से सांसद हैं, वो गुजरात के सांसद आके रिव्यू मीटिंग महाराष्ट्र में ले रहे हैं। अरे भैया, महाराष्ट्र की लड़ाई हम मराठियों को लड़ने दो आप। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा बहुत भी जो स्कोप है इस इलेक्शन में, अगर ये महाराष्ट्र की लड़ाई को मराठी लीडर्स को नहीं लड़ने देंगे भाजपा के, और ये जबरदस्ती महाराष्ट्र की जो लड़ाई है, महाराष्ट्र का जो ये चुनावी संग्राम है, इसको मराठी के बदले गुजराती ताकतें लड़ने की कोशिश करेंगी, तो जो बचा खुचा भी जो थोड़ा बहुत चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने आपके इस इंटरव्यू में, इस पैनल पे कई बार कहा है कि आपसे 20 मीटिंग अमित शाह जी की और 20 मीटिंग नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र में करा दीजिए, जो सीट इनको आने वाली है वो सीट भी चली जाएगी। परंतु मुझे नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो रीजनल लीडर्स हैं वो क्यों इतने डरे हुए हैं, क्यों इतने घबराए हुए हैं, कोई मुंह ही नहीं उठा रहा। इसीलिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, जो इंग्लिश में एक फ्रेज दिया है, वो इसीलिए दिया कि पहले एक फ्रीडम हुआ करता था इस देश के अंदर में, एक फ्रीडम था। राजीव गांधी सरीके मतलब आदमी जो 400 के ऊपर सीटें लेके आया था, उसके खिलाफ जो है अरुण नेहरू जैसा उनका एकदम खास जो है, वो उन्होंने बगावत के बिगुल बजाए। डंपी एकदम जो उनके क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे वो चले गए, आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह चले गए, बड़े बड़े लीडर जो उस टाइम में कांग्रेस में काफी गुड बुक्स में थे राजीव गांधी के, वो लोग चले गए एक मुद्दे को लेके। और आज ये भारतीय जनता पार्टी जो इतने सालों से 1980 से जब से बनी है, चाल चरित्र और चेहरा की बात करती है, इसके अंदर में लीडर्स के अंदर में क्या इतना चरित्र नहीं रह गया, इतना कैरेक्टर स्ट्रेंथ नहीं रह गया कि वो प्रश्न पूछे कि भाई हमारा सांसद, नागपुर का सांसद नितिन जी गडकरी क्यों नहीं है इस रिव्यू मीटिंग के अंदर में, और क्यों अमित शाह जी किस कैपेसिटी में, किस हैसियत से ले रहे हैं, नड्डा जी क्यों नहीं है इस मीटिंग के अंदर में। ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये जमीनी कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, पर जमीनी कार्यकर्ताओं के जो लीडर हैं वो एकदम चुप हैं, उनको लग रहा हमारी टिकट कट जाएगी। तो इतना भय, इतना डर, ये भय के साए से निकलने की जरूरत है। ये जो आत्म भय का जो लबादा इन लोगों ने ओढ़ लिया हुआ है, ये खुद ही एक डर के साए में ये लोग जी रहे हैं। इस डर के साए से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को बाहर निकलने की जरूरत है। एक लीडर यदि सिर्फ खड़े होकर बोल दे, अब मौन तोड़ दे और बोल दे कि साहब आप हमारे शहर में आए हैं, आप हमारे सांसद को लेके आइए और फिर बात कीजिए, तो आप देखिए कैसे कैसे जो है पूरा का पूरा सीन पार्टी के अंदर में बदल जाएगा। आज डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर में नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लड़ाई हमने उत्तर प्रदेश में देखी थी लोकसभा चुनाव से पहले, मोदी बनाम योगी, योगी बनाम केशव मौर्य, योगी बनाम डिप्टी सीएम, तो ये जो लड़ाई थी उसका नुकसान बीजेपी को बहुत हुआ उत्तर प्रदेश में, कि अलग अलग खेमे में बनी नजर आ रही थी। उससे कम खेमेबाजी महाराष्ट्र में भी नजर नहीं आ रही है। गडकरी का गुट अलग, देवेंद्र फडणवीस का गुट अलग, अमित शाह का गुट अलग, ये एकनाथ शिंदे अलग सुर बना रहे हैं। चुनाव में अब 1-2 महीना रह गया है। ये भले वो बड़े बड़े देश के गोदी मीडिया चैनल कहें कि महाविकास अघाड़ी नेतृत्व का नाम तय नहीं कर पा रहा, कोई फेस तय नहीं कर पा रहा, लेकिन असली हालत तो पक्की भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। असली परेशानी तो महाराष्ट्र भाजपा के अंदर है कि वो तय नहीं कर पा रही कि उन्हें करना क्या है। तो लड़ाई जो है महाविकास अघाड़ी में कम है, महायुति में ज्यादा है। क्या लग रहा है आपको कि क्या इतनी आसानी से अजीत पवार मैनेज हो जाएंगे? अजीत पवार जिनका दिल अपने चाचा की तरफ इलू इलू करने लगा है, कब वो चाचा की तरफ कन्वर्ट हो जाएं, तो क्या वो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे ये सब रोक पाएगी बीजेपी? या बीजेपी का प्लान ये है कि चुनाव से पहले कोई कोशिश कर ले कि शरद पवार की तरफ चारा डाल दें, उद्धव गुट को वापस बुला ले? इस तरह की रणनीति के भी मास्टर माने जाते हैं अमित शाह,
कहा जाता है तोड़ फोड़ और ये सब पॉलिटिक्स अमित शाह को बहुत अच्छी तरह आती है। क्या इस तरह के किसी कदम के लिए अमित शाह वहां गए होंगे? देखिए, अमित शाह जी, मैं आपको बताता हूँ, देखो 3 सिनेरियो हो सकते हैं संजय जी। एक तो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई ये एक सिग्नलिंग है, ये एक इशारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि भाई आपके हम गढ़ में आए हैं, आपके चहेते सांसद नहीं है और हम जो है आके अपने हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि जैसे हम ईमेल में सीसी नहीं लिखते हैं, सीसी कर देते हैं, मतलब मेल किसी और को रहता है, सीसी कर देते हैं। तो ये इसी तरीके से जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये एक इशारा दे रहे हैं कि भाई आप सीसी में हो, मतलब आपको जो है आपकी हमें जरूरत नहीं है, हम आपको कॉन्फिडेंस में रखने की जरूरत नहीं है। मेन मेल लिखा किसको गया? गडकरी को लिखा गया मेन मेल। मेल जो है ये पूरे भाजपा को एक सिग्नल दिया जा रहा है कि आफ्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह जो है वही सर्वे सर्वा है, ठीक है। ये जो संजय जोशी की जो हमने यहाँ 4 PM पे न्यूज ब्रेक की है, ये बहुत बड़ी न्यूज है संजय जी। और ये इस चीज को जो है ये अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे लीडर है वो चीज समझ रहे हैं। आपको भी देखिए बहुत लोगों के फोन आए थे, बीजेपी के अंदर से आए थे, आपने मुझे बताया, मुझे भी बहुत लोगों के फोन आए और 1-2 लीडर्स तो रोने लगे फोन पे कि आज हम जो भी हैं वो संजय जोशी के कारण है। तो ये जो संजय जोशी का जो एकदम से ये निकला है, जो अभी तक दबा हुआ था, अमित शाह और मोदी जी को बहुत तकलीफ होती है यदि कोई दबी हुई न्यूज बाहर निकल जाती है तो, ठीक है। तो ये अभी तक दबा हुआ था, इसलिए आप देखिए कि ये किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं आने देते। ये ट्वीट के द्वारा इन्होंने इंस्ट्रक्शन देके रखा है हर मंत्री को कि आप किसी पत्रकार से नहीं मिलेंगे, आपको कोई न्यूज देना होगा तो आप अपने ट्विटर पे जाइए और ट्वीट कीजिए और उससे जो पत्रकारों को उठाना होगा वो उठाएंगे। सोचिए ये हाल हो रखा है। तो ये इतनी दबी हुई जो न्यूज थी, जो 3 महीने से ये भाजपा का अध्यक्ष नहीं घोषित कर पा रहे थे और जिस नाम के लिए आरएसएस अड़ा हुआ था, वो न्यूज जब बाहर आ गई तो इनको एक सिग्नल देना जरूरी है कि देखिए हम अभी भी जो है हम कंट्रोल में। तो मैं आपको 3 सिनेरियो बता रहा था। देखिए एक सिनेरियो तो ऐसा है कि जो 2014-2019 में था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सीसी कर दिया जाता था, घोषणा में पहले कर दी जाती थी और डिसीजन पहले ले लिए जाते थे। मोदी जी डिसाइड कर लेते थे किसको अध्यक्ष बनाना पार्टी का, अमित शाह जी डिसाइड कर लेते थे कौन से राज्य में कौन कौन प्रभारी रहेंगे और फिर उसके बाद में दोनों मिलकर चीफ मिनिस्टर डिसाइड कर लेते थे और बाद में संघ को बताते थे, ठीक है। यानी सीसी करना जो है वो हुआ। दूसरा सिनेरियो जो है वो ये सिनेरियो है कि देखिए जहां तक बात आ रही है, जो अभी यथास्थिति है कि अभी सीसॉ चल रहा है, कभी पल रहा भारी आरएसएस का, कभी पल रहा भारी भाजपा इनका मोदी और अमित शाह जी का है। 240 की सीट पे है, ये बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हरियाणा में हंग असेंबली, हंग ये आ जाए, असेंबली आ जाए। हंग असेंबली भी अगर हरियाणा में आ गई तो मोदी जी और अमित शाह जी को लगेगा कि इनकी एक तरीके से जीत हो गई है, सरकार नहीं बनने दिया हमने, तो फिर ये अपनी मनमानी पे आ जाएंगे। और ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका के इलेक्शन में क्या रिजल्ट आने वाला है, वहां डेमोक्रेट्स आ रहे हैं कि रिपब्लिकन आ रहे हैं। यदि ट्रंप की वापसी होती है तो मोदी जी फिर से सशक्त होके उभरेंगे। आज उनको अमेरिका में वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तीसरा सिनेरियो जो ये है, यदि ये हार जाते हैं हरियाणा में या महाराष्ट्र में, तो मैं आज आपको बता रहा हूं संघ खुद ही घोषित कर देगा कि संजय जोशी भाजपा के नए अध्यक्ष रहेंगे और अमित शाह जी और मोदी जी चुपचाप उनको फॉलो करना पड़ेगा। यदि ये स्थिति, मैं ये अंदर की बात है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। देखिए संघ में कोई अकेला एक आदमी डिसीजन नहीं लेता है। मोहन जी भागवत है ना, भैया जी जोशी, दत्तात्रेय होसबले जी, वी भगैया जी, अरुण कुमार जी, लिमिये जी है ना, कृष्ण गोपाल जी, इन सब लोगों ने मिलकर डिसीजन ले लिया है कि अगर भाजपा कमजोर होती है, चुनावों में हारती है, तो हम संजय जोशी को नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी का अनाउंस कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। और वो स्थिति जो है, अब इन लोग के लिए फेस सेविंग करना है तो महाराष्ट्र और हरियाणा में इनको किसी भी हाल में इलेक्शन को जीतना होगा। और यही इनका पूरा का पूरा जो जोर आजमाइश है, जो कोशिश है, वो यही है कि कैसे भी हंग असेंबली आ जाए हरियाणा में और महाराष्ट्र में हम तिगड़म करके कैसे भी गवर्नमेंट बना ले, परंतु वो बनता हुआ दिख नहीं रहा है, वो किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं रहा है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितना खराब लग रहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जीवन की ये आखिरी पड़ाव है, 75वां
साल शुरू हो गया उनका और उम्र के इस पायदान पे पहुंच गए हैं कि अब शरीर भी साथ छोड़ते ही छोड़ता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, आप शारीरिक मानसिक रूप से थकने लगते हैं। उम्र का पड़ाव, उस उम्र के पड़ाव पर वो संघ जिसको उन्होंने इतनी ताकत दी, संघ के सब एजेंडे पूरे किए, 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, और एंड टाइम पे संघ संजय जोशी, मतलब मोदी जी की राजनीतिक विरोधियों में जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिसकी सीडी वीडी बनवा के जाना है, क्या क्या कहानी करा के उस बेचारे को किनारे किया गया, वो अचानक उसको इतनी ताकत देने की बात आने लगे। तो उम्र के इस पड़ाव पर ये झटका कैसा लगता होगा मोदी जी को, सोच सोच के कैसा लगता होगा? देखिए, जो बोएंगे वो काटेंगे। भाई, आपने किसी का करियर खत्म कर दिया, ऐसा इल्जाम लगाया जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सुना है मैंने। ठीक है, अब सीडी किसने बनाया, किसने छल कपट किया, किसने नकली सीडी बनाई, हमें नहीं मालूम है। पर उस टाइम में बहुत सारे लीडरों का नाम आया था कि भाई उमा भारती भी इन्वॉल्व थी, अरुण जेटली जी भी इन्वॉल्व थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी इन्वॉल्व थे। जितने जो दिल्ली बेस्ड जो ये था, वो सभी के सभी लोग इन्वॉल्व थे। मोदी जी और अमित शाह जी का भी नाम आया कि भाई इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उमा भारती को यूज किया उसको स्प्रेड करने के लिए। अब भगवान जाने इसमें सच्चाई क्या है, ये तो यही लोग बताएंगे कि भाई क्या सच्चाई है, किसने संजय जोशी के करियर को समाप्त किया, किसने संजय जोशी के करियर को खत्म किया। मैंने आपके प्रोग्राम में दो तीन हफ्ते पहले मेरे ख्याल से बताया था संजय जी कि नागपुर के नेता अभिशप्त हैं, है ना, इनको अभिमन्यु बना के घेर के ढेर किया जाता है। नितिन जी गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इनको घेर के एक सोची समझी साजिश के द्वारा जो है इनके करियर को लंबा करने का प्रयास किया गया। संजय जोशी हमारे नागपुर के, उनके भी करियर को जो है सोच समझ के लंबा करने का प्रयास किया गया। और अब यह सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं, इनके बारे में भी जो है बहुत सारी बातें बीजेपी के हायर लेवल्स पे मैसेज गया है कि भाई देवेंद्र फडणवीस के जो दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं उनके, एकदम से उनके पास में बहुत सारी संपत्तियां आ गई हैं। तो ये कंप्लेन गई है, ठीक है, ये इंटरनल मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये बाकी लोग करेंगे। सडनली जो इनके दोस्त हैं, एक दोस्त हैं बंटी कुकरेजा जी, आइसक्रीम चला के टॉप एंड टाउन की फ्रेंचाइजी थी उनके पास में, यहाँ नागपुर में चलाते थे। उनके पिताजी छोटे मोटे बिल्डर थे, वो सडनली बहुत बड़े नागपुर के बिल्डर हो गए और उनके बिल्डिंग, मतलब टावर के टावर, लग्जूरियस टावर बना रहे हैं। उनके टावर में बोलते 4-5 करोड़ से नीचे के घर नहीं है, और सारे मुंबई और पुणे के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन वो लोग यहाँ पे ले रहे हैं टावर। भाई, नागपुर में ना तो उद्योग धंधे है ना कुछ है, नागपुर में 5 करोड़ का घर खरीदने मतलब किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं होता। अब क्यों यहाँ पर 4 करोड़ 5 करोड़ के घर खरीद रहे हो? तो इस तरीके की कंप्लेन्स ऊपर पहुंची हैं। उनके और भी कई मित्र हैं जिन्होंने बहुत सारे लैंड खरीदा है, बहुत सारी मतलब संपत्तियां जो है सडनली उनके पास में आ गई। तो ये एक देवेंद्र फडणवीस सडनली एक लेंस के नीचे आ गए हैं, आरएसएस के भी और भाजपा के भी जो टॉप लेवल पे जो लीडर है उनके भी। अब देखिए, मैं किसी भी तरीके की शंका जो है देवेंद्र फडणवीस या उनके मित्रों के ऊपर में नहीं डाल रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऊपर क्या कंप्लेन गई है, क्या समस्याएं गई है जो मुझे पता चली है। ठीक है, तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को भी अभिमन्यु बनाया जाए और अभिमन्यु बना के उनके भी करियर को जो है वो मतलब ढेर करने का प्रयास किया जाए। वी डोंट नो, परंतु आज की डेट में स्थिति ये है जो मैं देख रहा हूं, इतिहास जो है वो बहुत बड़ा प्रमाण होता है और इतिहास में ये दर्ज है कि नागपुर के लीडर्स अभिशप्त हैं, इनको घेर के इनको ढेर किया जाता है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है और बहुत निगाह बनी रहेगी हम लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी बातें करने के लिए, जानकारी देने के लिए, थैंक यू। तो ये थे राजीव रंजन जी और ये विस्तार से समझा रहे थे कि नागपुर में आके कौन सा खेल खेला अमित शाह ने और कौन सी रणनीति बिछाई नितिन गडकरी ने। मुझे यकीन है बातचीत पसंद आई होगी, राय से अवगत जरूर कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।